सो हे गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो सबसे पहले तो तुम लोग मुझको बताओ कि तुम लोग कैसे हो। एंड हाँ यार, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कमेंट पढ़ के कि वॉचिंग 1 डे बिफोर एग्जाम, वॉचिंग 1 आवर बिफोर एग्जाम। हाँ भाई, तुम लोग अल्ट्रा लेजेंड हो, तुम लोग एक एक दिन एक एक घंटे पहले देखते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो भी तुम लोग 1 घंटा या फिर 1 दिन या फिर 2 दिन पहले ही देख रहे होगे एग्जाम के। और अगर ऐसा है तो चलो अपने लिए इस वीडियो को लाइक कर लेना। तो आज का हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्रन। तो ये एक तमिल राइटर है जिन्होंने अपने सारे मेमोरीज को, अपने जेनमी स्टूडियो के सारे मेमोरीज को एक बुक में लिखा है जिसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। एंड इस बुक में उन्होंने बात किया है, उन्होंने बताया है कि कैसे जो मूवीज होती है वो इंडियन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उनके लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो जेनमी स्टूडियो है ना, वो चेन्नई में लोकेटेड है एंड फर्स्ट टाइम इसको 1940 में सेटअप किया गया था। एंड उस टाइम पे इट वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। एंड इस स्टूडियो के फाउंडर थे एस वासन जी। तो हमारे जो ऑथर है अशोका मित्रन जी, उनका बस उस स्टूडियो में ये काम था कि जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होती है, जो आर्टिकल पब्लिश होती है, तो उसको काट के एक फाइल में स्टोर करना। फिर वो हमें बताते हैं कि भले ही उनका काम बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं या फिर उनका जो काम है वो फालतू है, लेकिन उस पूरे स्टूडियो में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सन थे, जिनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन था उनके पास, वो खुद अशोका मित्रन जी ही थे। क्योंकि उनका काम ही ऐसा था कि उनको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे। तो ये जो हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो वो उसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो वर्ड यूज किया गया है पैनकेक, तो वो कोई खाने वाला पैनकेक नहीं है, बल्कि उस टाइम पे मींस 1940s में वो एक ब्रांड का नाम था जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये बेसिकली कॉस्मेटिक आइटम्स का ब्रांड था एंड उस टाइम पे जेनमी स्टूडियो में इस ब्रांड के मेकअप आइटम्स तो भर भर के आते थे। फिर हमारे ऑथर कुछ एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि गीता गार्बो, मिस गोहर एंड विजयंती माला जी ने इन मेकअप आइटम्स को यूज किया था, लेकिन रति अग्नोत्री जी ने इस ब्रांड का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जब तक वो फेमस हुई तब तक ये ब्रांड जा चुका था, मतलब खत्म हो चुका था। एंड जो मेकअप डिपार्टमेंट था जेनमी स्टूडियो का, वो रॉबर्ट क्लाइव जो कि फॉर्मर गवर्नर थे, तो उनके स्टेबल के ऊपर बना हुआ था। स्टेबल का मतलब वो जगह जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। एंड ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके दर्जन्स ऑफ प्रॉपर्टी उस शहर में मौजूद थे। रॉबर्ट क्लाइव की जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज्यादा छोटी थी एंड उससे भी छोटा था वो समय जब वो मद्रास में रुके थे। हालांकि वो मद्रास में बहुत कम टाइम के लिए रुके थे, लेकिन उतने ही टाइम में उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी खरीद के रख दिए थे। रॉबर्ट क्लाइव का एक आदत था कि वो हर टाइम मूव करते रहते थे। वो इंडिया के किसी एक पर्टिकुलर जगह में, किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में कभी नहीं सेटल होते थे, रुकते कभी नहीं थे, वो मूव किया करते थे। एंड वो बहुत सारे रिमोट कॉर्नर्स में जा के फाइट भी किए थे। अब रिमोट कॉर्नर्स का मतलब वो जगह जहां पर लोग जाने का सोच भी नहीं सकते थे। एंड उन जगहों में ये जो रॉबर्ट क्लाइव है वो जाके फाइट करते थे। एंड वो वहां जाके ऐसे बैटल्स को जीतते थे जिसका जीतना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगता था। फिर वो हमें बता रहे हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने एक मैडन से शादी किया। अब अनमैरिड लड़की को ही मैडन कहते हैं। तो उन्होंने एक मैडन से शादी किया, वो भी संत मैरीज चर्च में, जो कि मद्रास के संत जॉर्ज फोर्ट में मौजूद था। तो स्टार्टिंग के फेज में जो जेनमी स्टूडियो के हेड थे वो एक बंगाली थे। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो स्टूडियो है वो सक्सेसफुल होते गया, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो स्टूडियो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है उनके लिए। एंड फिर उन्होंने इस स्टूडियो को छोड़ दिया। एंड फिर जो नेक्स्ट स्टूडियो के हेड बने वो एक महाराष्ट्रियन थे। एंड ये उस स्टूडियो को अकेले हैंडल नहीं करते थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे जो मिल करके उस स्टूडियो को हैंडल करते थे। जैसे कि धरवर कनाडिगा जो कि एक आंध्रा थे, अब मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड बहुत सारे लोकल तमिल्स। इस स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि इतने सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ वहां पर मिलजुल करके काम करते थे। एंड फिर बहुत आगे जाकर के बहुत बाद में ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जैसे नेशनल चैनल्स नेशनल इंटीग्रेशन जैसे प्रोग्राम्स को दिखाना और ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट किए। एंड ये जो पूरा गैंग था ना नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मेंस का, वो किसी भी डिसेंट लुकिंग आदमी को एक हिडियस क्रिमिनल बना सकते थे, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना सकते थे। एंड लोगों को मॉन्स्टर बनाने में पोशंस एंड लोशंस का उतना ही हाथ होता था। फिर इसके बाद अशोका मित्रन जी हमें बताते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आउटडोर शूटिंग नहीं होता था। बहुत सारे शूटिंग्स, मेजॉरिटी ऑफ द
शूटिंग्स इंडोर ही होते थे, सेट्स बनाया जाता था। एंड क्योंकि ये शूटिंग इंडोर होता था तो नेचुरल लाइटिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी एंड इसीलिए मेकअप डिपार्टमेंट में एक ज़्यादा प्रेशर होता था क्योंकि कैरेक्टर को उनको सुंदर और अच्छा दिखाना था। फिर अशोका मित्रन जी हमें बताते हैं कि स्पेशली उस टाइम पे मेकअप डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा हायरार्की फॉलो होता था। हायरार्की सिस्टम मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि डिफरेंट पोस्ट को डिफरेंट पावर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो कि मेन चीफ मेकअप मैन थे ना, वो सिर्फ एक्टर एंड एक्ट्रेस को अगली बनाते थे, बदसूरत बनाते थे। मतलब यही बताया जा रहा है कि जो चीफ थे वो सिर्फ एक्टर एंड एक्ट्रेस को मेकअप करते थे। फिर इसके बाद आते हैं चीफ के सीनियर असिस्टेंट जो कि साइड एक्टर एंड साइड एक्ट्रेस को मेकअप करते थे। फिर इसके नीचे आते हैं जूनियर असिस्टेंट जो कि कॉमेडियंस को एंड साइड रोल वाले बंदों को मेकअप करते थे। एंड फिर इन सब के नीचे आता है ऑफिस बॉय जो कि क्राउड को मेकअप करता था। फिर वो बताते हैं कि उनके स्टूडियो जेनिमी स्टूडियो में भी एक ऑफिस बॉय था जो तभी आता था जब कोई क्राउड का शूटिंग करना था एंड तभी वो हम लोग को दर्शन देते थे एक बड़े से वेसल में पेंट को मिक्स करते हुए। यहाँ पर पेंट का मतलब आप एशियन पेंट मत समझ लेना, पेंट का मतलब मेकअप मटेरियल्स। तो वो जल्दी से मेकअप को रेडी करता था, मिक्स विक्स करके रेडी कर लेता था एंड फिर जल्दी जल्दी जाकर के क्राउड के प्लेयर्स को वहां पर लगा देता था। एंड क्राउड के ऊपर मेकअप करना इसलिए जरूरी था क्योंकि शूटिंग के टाइम पे उनके चेहरे पर पोर्स ना दिखे। एंड ये जो ऑफिस बॉय था ना, वो सच में एक बॉय नहीं था बल्कि वो एक 40 साल का इंसान था जो कि जेनिमी स्टूडियो में एक्टर बनने के लिए आया था, एक बड़ा स्टार बनने का होप लेकर के आया था। एंड अगर वो नहीं भी तो टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या फिर लिरिक्स राइटर तो बनना ही चाहता था। हाँ, उसके अंदर पोएट वाली बहुत सारी खूबियां थी लेकिन वो सिर्फ एक ऑफिस बॉय ही था। फिर अशोका मित्रन जी बताते हैं कि वो उस टाइम पे क्यूबिकल्स में काम करते थे, मतलब कि ऑफिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स के कैबिन्स बने हुए थे जिसके साइड साइड में फ्रेंच विंडोज लगा हुआ था। एंड उस फ्रेंच विंडोज से लोग आराम से देख सकते थे एक दूसरे को काम करते हुए। एंड जब वो मुझे काम करते हुए देखते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए, आर्टिकल्स को पढ़ते हुए या फिर कटिंग करते हुए, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मैं उस स्टूडियो में ऐसे यूजलेस बैठा हुआ हूँ एंड मेरा कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है। एंड हाँ, ऐसा कुछ अजीब बात नहीं है, मेरे बॉस को भी ऐसा ही लगता होगा। एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मुझे कुछ और काम दे देना चाहिए इन न्यूज़पेपर को फाड़ने के बजाय। एंड इसीलिए बहुत बार मेरे कलीग्स मेरे केबिन में आते थे बिना मेरे परमिशन के एंड मुझे सुना के चले जाते थे। एंड इसीलिए एक बार क्या होता है कि जो ऑफिस बॉय है ना, वो उनके केबिन में आता है एंड वो सोचता है कि क्यों ना आज इसे कुछ ज्ञान देके इसको एनलाइटन करके जाया जाए कि कैसे हमारे डिपार्टमेंट में टैलेंट को वेस्ट किया जा रहा है। एंड मीनवेल जब वो ये ज्ञान देना शुरू करता है उनकी क्यूबिकल में आके, तो अशोका मित्रन जी बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि जल्दी से क्राउड शूटिंग स्टार्ट हो जाए एंड ये बंदा यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर वो फंस चुके थे एंड उसका लेक्चर को अवॉइड करने का कोई और तरीका नहीं था। फिर यहाँ पर अशोका मित्रन जी बताते हैं कि इस ऑफिस बॉय का जितना भी गुस्सा है ना, वो सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर डेडिकेटेड है। इसके अंदर जितना भी जो एम्बेरसमेंट भरा पड़ा है, जो लोग इसको इग्नोर करते हैं एंड ये जितने भी प्रॉब्लम में अभी पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो सिर्फ एक आदमी के कारण है। एंड उस आदमी का, उस व्यक्ति का नाम है कोथामंगलम सुब्बू। तो जो सुब्बू था ना, वो जिमनी स्टूडियो का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी था। हालांकि जब कोथामंगलम सुब्बू वहां पर जिमनी स्टूडियो में आए थे तो उनकी जो हालत थी वो ऑफिस बॉय से भी और ज्यादा बदतर थी। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफिकल्ट टाइम, बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा है। एंड वो जिस टाइम पे इस स्टूडियो में आए थे तो उस टाइम पे कोई भी प्रॉपर फिल्म प्रोड्यूसिंग स्टूडियो या फिर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड अगर एजुकेशन की भी बात किया जाए तो जो सुब्बू थे ना, उनका भी जो एजुकेशन है वो उस ऑफिस बॉय से बहुत ही ज्यादा कम था। जो ऑफिस बॉय है वो तो काफी ज्यादा एजुकेटेड था सुब्बू से, लेकिन आखिरकार कौन सा ऐसा चीज है जो सुब्बू को उस ऑफिस बॉय से अलग बनाता है? क्या इसीलिए कि वो एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर इसलिए कि उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, बहुत बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती है, या फिर इसलिए कि एक फ्लॉप मूवी को देने के बाद भी उनके फेस पे एक स्माइल होता था एंड वो हमेशा चेयरफुल दिखते थे। सुब्बू अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा लॉयल थे एंड उनका जितना भी क्रिएटिविटी था वो जेनिमी स्टूडियो या फिर कह लो उनके बॉस के लिए डेडिकेटेड था। उनका बिहेवियर हमेशा से बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट करते थे, इसलिए आज वो इस पोजीशन तक पहुंच पाए हैं। एंड उनमें वो सारी क्वालिटीज है कि वो एक टेलर मेड फॉर फिल्म्स कहलाए, मतलब कि वो सिर्फ फिल्म्स के लिए ही बने हुए हैं, मतलब कि वो स्पेशली बने हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अब यहाँ पर हमारे ऑथर कहते हैं कि अगर सुब्बू को पर्सनली कोई काम दिया जाए तो वो उस काम को ऐसे
ऐसे नहीं करते थे कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, लेकिन वही अगर उनको कोई कमांड देता था कि तुमको ये काम ऐसे करना है तो वो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हो जाते थे। वो बहुत सारे तरह तरह के आइडियाज़ देते थे एंड उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे वो बताते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक प्रोड्यूसर आता है तो वो कहता है सुब्बू से कि मेरे पास एक सीन है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस सीन को इस मूवी में कैसे इम्प्लीमेंट करे। तो उस सीन में क्या होता है कि एक रैट होती है जो एक शेरनी से लड़ती है, वो भी अंडर वाटर, एंड वो रैट उस शेरनी को मार के हरा देती है। एंड जब उस शेरनी को मारने के बाद जब वो रैट बाहर निकलता है पानी से तो वो शेरनी के बच्चों को देखता है एंड उनको देख के वो काफी ज्यादा सेंटी हो जाता है एंड फिर वो मतलब कि वो रैट उस शेरनी के बच्चों का केयर करने लग जाता है एक माँ की तरह। वो प्रोड्यूसर कहते हैं कि मुझे ये सीन दिखाना है, अब कैसे दिखाना है वो तो मुझे नहीं पता, वो तुम मुझे बताओगे। इतना कहने के बाद सुब्बू तुरंत 4 अलग अलग सिनेरियो बना देता है कि कैसे वो रैट उन शेरनी के बच्चों को दया दिखाएगा एंड कैसे ये चीज मूवी में इम्प्लीमेंट होगा। फिर इस बात को सुन करके जो प्रोड्यूसर है वो कहता है गुड, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे इस सीन को किया जाएगा। तो ये बात को सुन के जो सुब्बू है वो फिर से अलग अलग 14 अलग अलग तरीके बता देता है कि कैसे वो सीन को दिखा सकते हैं। फिर ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन पीरियड तब था जब सुब्बू उसको डायरेक्शन एंड डेफिनेशन देता था। इसके अलावा सुब्बू एक बहुत अच्छे पोएट भी थे एंड वो काफी अलग अलग तरीके के काफी कॉम्प्लिकेटेड पोएम भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिंपल पोएम्स ही लिखेंगे ताकि बहुत सारे लोग उसको पढ़ पाए, उससे रिलेट कर पाए। सुब्बू का फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे इतना ज्यादा बोलबाला था, इतना ज्यादा लोग उसे पसंद करते थे कि उनका कोई बड़ा अचीवमेंट भी बहुत छोटा सा लगता था। इसके अलावा ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि सुब्बू ने एक नोवेल भी लिखा था जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, लेकिन उसने इस वे में लिखा था कि बहुत आसान था रीडर्स के लिए उस नोवेल को पढ़ना। उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में उन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया था, उसे समझाया था। इसके अलावा सुब्बू बहुत अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन कभी भी वो मेन रोल नहीं लेते थे, वो हमेशा साइड रोल ही प्ले करते थे। एंड उनकी एक्टिंग को देख के लोग ऐसा कहते थे कि जो मेन रोल है ना उनसे भी अच्छा एक्टिंग सुब्बू ने किया है। उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासीज को रिक्रिएट भी किया था जो कि बिल्कुल एक मास्टरपीस लेवल का था। तो वो नोवेल सुब्बू ने फोल्क स्टाइल में लिखा था एंड उसका डिक्शन मतलब कि उनके वर्ड्स का डिक्शन सुब्बू ने खुद ही किया था एंड उस नोवेल का नाम था थिलाना मोहनम्बल। साथ ही साथ सुब्बू बहुत ज्यादा चैरिटेबल थे, वो बहुत लोगों को डोनेट करते थे, उन लोगों को अपने घर में स्टे भी करने देते थे। वो जितने भी लोग जो उनके घर में आते थे वो सभी को हेल्प करना चाहते थे एंड वो एक बहुत ज्यादा इनप्रोविडेंट मैन थे, मतलब कि वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उनके पास प्रेजेंट में जितना भी पैसा है, जितना भी एसेट है, तो उनकी मदद से वो दूसरों का हेल्प करना चाहते थे एंड वो हमेशा रेडी भी रहते थे हेल्प करने को। एंड चाहे वो कोई भी हो, मतलब कि वो ये फर्क नहीं करते थे कि ये मेरा दोस्त है इसी का मैं हेल्प करूंगा, ये मेरा कलीग है इसी का मैं हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं था। जो भी लोग उनके दरवाजे पे आते थे हेल्प लेके तो वो उनका हेल्प करते भी थे। फिर एट लास्ट वो हमें ये भी बताते हैं कि इस टाइप के काइंड हार्टेड पर्सन के भी रियल लाइफ में बहुत सारे दुश्मन है एंड उनमें से सबसे बड़ा दुश्मन है वो ऑफिस बॉय, जो कि उनके बारे में बहुत भला बुरा बोलता था, उनके बारे में बहुत अजीब अजीब किस्म के रूमर्स भी फैलाता था एंड उनके बारे में बहुत ही गलत विचार था उसका, बहुत गलत सोचता था वो। एंड फिर हमारे ऑथर हमसे पूछ रहे हैं कि सुब्बू के इतने सारे दुश्मन क्यों थे? क्या इसीलिए क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो के बॉस से काफी ज्यादा इंटीमेट थे, उनसे बहुत ज्यादा क्लोज थे, या फिर इसलिए कि वो हर समय 24/7 बॉस का चाटता था, या फिर इसलिए क्योंकि वो हर समय दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बहुत अच्छा सोचता था, उनके बारे में अच्छा बोलता था। तो ये चीज मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये चीज बताओगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से कमेंट करो, इस चीज का आंसर दो एंड तब तक मैं इस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 बना लेता हूँ। तो इस पार्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप फ्री हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड फॉर नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाओ, फॉलो करो एंड आपको सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही और एनिमेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।